नमस्कार साथियों, दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो हैं राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। यार इस चैप्टर 2 का नाम है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। मतलब जो है कृषि से संबंधित इसमें जानकारी है। जितना भी हमारा ब्यौरा जो पिछले सालों में जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं और क्या उनसे जो हमें परिणाम मिले तो उन सब की जानकारी इस चैप्टर में है। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप का, आप उसमें मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ वगैरह दे दी जाएगी। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में जो है कृषि की क्या स्थिति है और हमारे जो राजस्थान में जो है कृषि की क्या विशेषता है। आपको पता है कि वीडियो मेंस में ये जो कृषि है ये थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक हाईलाइटेड है, तो इस पर आपको जो विस्तार से इसके बारे में पढ़ना होगा। देखिए, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसमें जो है फसल आती हैं, पशुधन, वानिकी एवं जो मत्स्य हैं वो शामिल किए जाते हैं किसमें, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में। मतलब कृषि के संबंध क्षेत्र कौन कौन से, फसल है, पशुधन है, वानिकी है एवं मत्स्य हैं। इसी प्रकार हमने सेवा क्षेत्र में देखे थे और उद्योग क्षेत्र में देखे थे कि भाई इन क्षेत्रों में कौन कौन से अदर सेक्टर्स आते हैं जो उप क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार कृषि में जो संबंध क्षेत्र कौन सा है, फसल, पशुधन, वानिकी, मत्स्य। जब हम कृषि की बात करते हैं तो हम इन चारों को सम्मिलित रूप से मिलाकर इसके संदर्भ में बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की तो अधिकांश जनसंख्या, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 60% अबव जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है या फिर कृषि से संबंधित गतिविधियों पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर निर्भर है। राजस्थान में जो है कृषि मूलतः वर्षा पर निर्भर है। आप जानते हैं कि वर्षा पर हमारी जो है कृषि प्रधान है। हमारा जो राजस्थान है कृषि प्रधान क्षेत्र, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जीडीपी में जो इसका बहुत बड़ा योगदान है और कृषि प्रधान तो है ही साथ में, लेकिन यहाँ पर जो वर्षा है वो वर्षा पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के साधनों का इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। वैसे जो अगर मैं बात करूँ हम कृत्रिम रूप से, तो हम सिंचाई साधनों का बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से जो नेचर का हमें जो वरदान मिलना था वो नहीं मिला, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर शुष्क जलवायु होने की वजह से इतना जो है वर्षा वगैरह नहीं होती। तो इसकी वजह से जो कृषि होती है वो मूलतः वर्षा पर निर्भर होती है, हमारा जो अदर सोर्स नहीं है सिंचाई के लिए। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इस संदर्भ में कदम उठाए गए, जैसे कि हमारी इंदिरा गांधी सिंचाई जो नहर परियोजना है, या फिर हम कह सकते हैं पूर्वी जो ईस्टर्न जो नहर परियोजना है, और अदर जो हमारे बांध बनाए गए हैं जो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए। तो इस प्रकार हम जो है अभी जो है वर्तमान में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से मैं बात करूँ तो कृषि फिर भी एक मूलतः वर्षा पर आधारित है। राज्य में जो है मानसून की अवधि कम है, क्योंकि एक तरीके से बात करूं तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी दो शाखाएं, एक तो अरब सागरीय शाखा है और दूसरी हमारी जो बंगाल की खाड़ी शाखा है। तो अरब सागरीय शाखा से तो हमारी जो है वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि अरावली जो है इसके समानांतर होने की वजह से जो अरब सागरीय जो शाखा है वो हवाएं सीधी निकल जाती है। लेकिन मैं बात करूँ तो हमारे राजस्थान में जो है 90% अबव जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो लेकिन अगर वो मतलब राजस्थान में पहुँचते पहुँचते उसकी जो आर्द्रता है वो उसमें कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो वर्षा है वो हमारे राजस्थान में कम होती है। हमारे कह सकते हैं इसकी वजह से जो कृषि है जो है किस पर निर्भर होती है, मूलतः वर्षा पर ही निर्भर होती है, और ये वर्षा भी हमारे यहाँ पर बहुत कम होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य में मानसून की अवधि कम है, और राज्य में जो मानसून है अन्य राज्यों की तुलना में देर से आता है और साथ में जो जल्दी वापस चला जाता है। एक तरीके से क्योंकि हमारे जो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो निम्न दाब का क्षेत्र बनाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर विषम जलवायु होने की वजह से जो कह सकते हैं कि जो मानसून है वो देरी से आता है और वापस जल्दी चला जाता है। तो यही हमारे राजस्थान में मानसून की कुछ विशेषता है। साथ में बात करें तो वर्षा की अवधि में भी उतार चढ़ाव आता रहता है, जो अपर्याप्त होता है, कभी कम होता है, अनिश्चित होता है। हम नहीं कह सकते कि इस बार कितनी वर्षा होगी, हमेशा अनिश्चितता रहती है। तो इसकी वजह से वर्षा की अवधि में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। राज्य में जो है भूमिगत जल स्तर वो तेज़ी से गिरता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के जो जितने भी ब्लॉक हैं वो लगभग जो आधे से ज़्यादा यहाँ पर डार्क जोन घोषित हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है भूमिगत जल स्तर जो है एकदम जो सामान्य स्तर है उससे भी नीचे गिरता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये भी एक विशेषता है। इन सब के बावजूद जो है हमने फिर भी एक अच्छा काम किया है। हम जो है अपनी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम जो मानव होने के नाते हम क्या कृषि में सुधार ला सकते हैं, क्या क्या अपनी नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में हम यूज़ कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हैं। हम जो उन्नत बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, हम जो जलवायु का अनुकूल जो है बीजों का प्रयोग कर रहे हैं। हम जो है मतलब ड्रॉप जो है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को विकसित कर रहे हैं, ताकि कम जो है पानी में भी हम अच्छा पैदावार ले सकें।
तो इस संदर्भ में राजस्थान जो सरकार है बहुत अच्छा कर रही है, और जो अन्य जो है वित्तीय संस्थान उनसे भी बहुत अच्छी हमें मदद मिल रही है। इसकी वजह से हमारे जो जीडीपी में कृषि का योगदान एक तरीके से हम कह सकते हैं अच्छा खासा है। 30.23% हमारा जो है प्रचलित मूल्यों पर हमें देखने को मिलती है हमारी योगदान कृषि में, कृषि का योगदान हमारे जीडीपी में 30.23%। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन सब के बावजूद कृषि एवं संबंध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है? देखिए दोस्तों, स्थिर मूल्य पर मैं बात करूँ तो हमारा जो है 2017-18 में था 1.49 लाख करोड़ रुपए, लेकिन जो है 2021-22 में वो हो गया 1.95 लाख करोड़। तो हम देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 6.97%। आप जानते हैं कि अभी स्थिर मूल्य वगैरह, प्रचलित मूल्य ये क्या होती हैं, जीडीपी वगैरह क्या होती है, आप अच्छी तरीके से जान गए हो क्योंकि हमने पिछले क्लास में इन सब पर एक विस्तार से क्लास ली थी। तो 2017-18 में हमारे जो रुपए आए थे एक कृषि क्षेत्र में, कृषि संबंध क्षेत्र मतलब फसल, पशुधन, वानिकी एवं जो मत्स्य है, इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर जितने पैसे बने हैं वो बने हैं 1.95 लाख करोड़। जो 2017-18 में था 1.49 लाख करोड़, लेकिन इसमें जो वृद्धि कितनी हुई है? 6.97% की वृद्धि हुई है। अगर मैं बात करूं प्रचलित मूल्यों पर, जो है 2017-18 में हमें मिले थे 2.06 लाख करोड़ रुपए, जो 2021-22 में हो गए 3.37 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। तो आपको ये डाटा जरूर याद रखना है कि जो प्रचलित मूल्यों पर हमारे कृषि एवं संबंध क्षेत्र का कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है, मतलब कितना जो मूल्य हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से 3.37 लाख करोड़ हमें रुपए प्राप्त। तो आपको पता है कि हमारे राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी कितनी है? 11.96 लाख करोड़, और स्थिर मूल्यों पर हमारी जीडीपी है 7.33 लाख करोड़। तो 11.96 लाख करोड़ में 3.37 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आए? कृषि एवं संबंध क्षेत्र आए, और 7.33 लाख करोड़ में से 1.95 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आए? कृषि एवं संबंध क्षेत्र में बात करें, यहाँ पर लगभग 28 पॉइंट समथिंग यहाँ पर स्थिर मूल्यों पर हमारा कृषि का योगदान था जीडीपी में, और प्रचलित मूल्यों पर हमारी जो जीडीपी थी, मतलब जीडीपी का जो योगदान, जीडीपी में जो कृषि का योगदान था वो था हमारा 30.23%। तो ये आपको डाटा याद हो गए होंगे क्योंकि मैंने इतनी बार बोला है इनको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2017-18 में 1.49 लाख करोड़ रुपए थे, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितने हो गए? 1.95 लाख करोड़ रुपए हो गए। इसमें वृद्धि यही है 6.97% की। प्रचलित मूल्य पर मैं बात करूँ तो सकल राज्य मूल्यवर्धन वो 2017-18 में 2.06 लाख करोड़ रुपए थे, वो जो 2021-22 में बढ़कर 3.37 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर वृद्धि हम देख सकते हैं 13.12% की। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल कितना हमारा ग्राफ रहा है। तो मैंने बताया था कि जो कृषि में जो है कृषि वगैरह ये जो सेक्टर है ये मतलब लगातार ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। कोरोना वगैरह से इतना हमें कुछ मतलब मूल्यवर्धन में कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ा है, हम एकदम अच्छी तरीके से हम यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, हम माइनस में नहीं गए हैं। तो यहाँ पर आप येलो कलर में आप देख सकते हैं कि प्रचलित मूल्यों पर हमारी जो जीडीपी है बढ़ी रही है, ठीक है ना। मतलब जो है मूल्यवर्धन हमारा बढ़ रहा है, हमारा जितना पैसा आ रहा है कृषि क्षेत्र से वो लगातार बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसमें जो है ब्लू कलर में, तो ये आपका स्थिर मूल्यों पर है, ये भी देख सकते हैं आप बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसमें कोई भी ऋणात्मक हमें नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो एक तरीके से जो जीडीपी रही हैं वो ठीक ठाक रही हैं और पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रही हैं, कमी नहीं हुई है। यहाँ पर देख सकते हो कि 3.37 लाख करोड़ हमारी प्रचलित मूल्यों पर जो मतलब जीडीपी में जो है कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो है कुल मूल्यवर्धन है कुल कितने पैसा है, तो 3.37 लाख करोड़ यहाँ पर देख सकते हैं, और 1.94 लाख करोड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्थिर मूल्यों पर हमारे यहाँ पर आए थे रुपये, ठीक है। एंड यहाँ पर वृद्धि दर देख सकते हैं कि प्रचलित मूल्यों पर हमारी वृद्धि है 14.57%। ये वार्षिक है, ठीक है ना, ये कौन सी है? वार्षिक वृद्धि है। लेकिन हमें जो है एग्जाम की दृष्टि से हमने 5 वर्षों की देखनी पड़े, क्योंकि डाटा जो है थोड़े से कंपेयर करके दिया जाता है, वार्षिक कंपेयर नहीं करा जाता है। इसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल ये कंपेयर करके दिया जाता है। तो 2017-18 से कंपेयर के मुकाबले हम बात करें तो 13.12% की वृद्धि हुई है, और 2017-18 में स्थिर मूल्यों पर वृद्धि हुई है 6.97%, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको डाटा नहीं याद करना, यहाँ पर मेरा केवल उद्देश्य यही था दिखाने के लिए कि ये हमारा जो मूल्यवर्धन है वो लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं रह रहा। मतलब अगर कहें तो 5 सालों में हमारा जो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 2.05 लाख करोड़ था मतलब प्रचलित मूल्यों पर, फिर 2.22 हुआ, फिर 2.59 हुआ, फिर 2.94 हुआ, फिर 3.37 है। और यहाँ पर देख सकते हैं 1.48 था स्थिर मूल्यों पर, बाद में 1.56 हुआ, फिर 1.75, फिर 1.85, फिर 1.95। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है।
आगे देखिए कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का कितना कितना योगदान है। आपको पता है कि मैंने पिछले जो है वीडियो में बताया था कि हर किसी सेक्टर का कितना योगदान है जीडीपी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर 2011-12 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान 28.56% था 2011-12 में, जो कि बढ़कर वर्ष 2021-22 में 30.23% हो गया था। और कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उपक्षेत्रों में जो कौन कौन से आते हैं, फसल आती है, पशुधन आता है, वानिकी आता है और मत्स्य आता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा आता है। वर्ष 2021-22 में देख सकते हैं कि फसल क्षेत्र का कितना अंश रहा है, तो इसको हम थोड़ा अलग करेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये बताने के लिए ये स्लाइड डाली है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 30.23% कृषि सेक्टर का जो है योगदान है किसमें, जीडीपी में। 2011-12 में कितना था, 28.56% था, ठीक है। अब देखिए हमारा कौन कौन सा आता है हमारा कृषि क्षेत्र में। एक आता फसल आती है, दूसरा पशुधन आता है, तीसरा मत्स्य आता है और चौथा वानिकी आता है। अब हम देखते हैं कि इन चारों का जो हमारा टोटल जो कृषि है ना, कृषि से जितना पैसा है, इन चारों का कितना कितना अंश है, मतलब जो है कृषि में किसका कितना अंश है वो हम देखेंगे कि फसल का कितना है, पशुधन का कितना, मत्स्य से कितना आता है और वानिकी से कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021-22 में फसल क्षेत्र का अंश है 45.94%। कितना याद हो जाना चाहिए, देखिए 45.94% है फसल क्षेत्र का। पशुधन की बात करें तो 45 से ज़्यादा है, फसल से ज़्यादा है पशुधन का, ये है 46.25%, ठीक है ना। अंश कितना है, पशुधन से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं फसलों के मुकाबले। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फसल क्षेत्र का अंश है 45.94% और पशुधन क्षेत्र का अंश है 46.25%। और वानिकी क्षेत्र की बात करूँ तो वानिकी क्षेत्र के यहाँ पर अंश है 7.44% और मत्स्य क्षेत्र का अंश कितना हमारा जीडीपी में, मतलब जो कृषि क्षेत्र में पूरा 100% जैसे कृषि है, तो उस कृषि में फसल, पशुधन, मत्स्य और वानिकी का कितना कितना योगदान है। तो फसल क्षेत्र का तो योगदान है 45.94%, पशुधन क्षेत्र का योगदान है 46.25%, वानिकी का है 7.44% और मत्स्य क्षेत्र का 0.37%। देखिए यहाँ पर आगे ग्राफ दिया हुआ है, ये आप देख, इसको माइंड में उतार लीजिए। आप देखिए 45.94% किसका है, फसल का है, 46.25% हमारा पशुधन का है, एंड तो टोटल कितना था प्रचलित मूल्य पर 3.37 लाख करोड़ था, मैंने आपको बताया, और 7.44% हमारा है वानिकी और 0.37% हमारा कौन सा है, ये मत्स्य क्षेत्र है। तो इस प्रकार इसमें जो है कृषि क्षेत्र में किस किस का कितना योगदान है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पशुधन का यहाँ पर ज़्यादा योगदान है। तो यहाँ पर एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसका जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पर पशुधन का ज़्यादा है, फिर किसका है, फिर है फसल का, फिर है वानिकी का और फिर है मत्स्य का। तो इस प्रकार आप इसको क्रम में बिठा सकते हैं कि किसका किसका ज़्यादा है। पशुधन नंबर फर्स्ट पे है और फसल सेकंड पर है और वानिकी थर्ड पर है एंड मत्स्य क्षेत्र फोर्थ पर है। तो ये आपको डाटा याद हो गया होगा। आगे देखिए कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार जीएसवी है। जीएसवी मतलब ग्रोस जो है सकल राज्य जो मूल्यवर्धन है, वैल्यू एडिशन, तो मतलब कितना मूल्य प्राप्त हुआ यहाँ से। तो जीडीपी तो आपको पता था, वहाँ पर तो हम देख रहे थे, मतलब जो वो प्रतिशत वगैरह वो देख रहे थे कि भाई जीडीपी में किसका कितना योगदान है। यहाँ पर जीएसवी क्या है कि भाई जीडीपी मतलब टोटल कितने रुपए हमें मिले थे 2021-22 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिर मूल्यों पर हमें याद रखना होगा। अब आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। वापस देखिए, आपको ये डाटा याद रखना है प्रचलित मूल्यों पर कि 30.23% इसका योगदान है, और ये आपको डाटा याद रखना है प्रचलित मूल्यों पर कि किस क्षेत्र का कितना योगदान है, मतलब फसल का कितना, पशुधन का कितना, मत्स्य का कितना और वानिकी का कितना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए। किस पर होगा, प्रचलित मूल्य पर होगा, स्थिर मूल्यों पर ये हमारे आर्थिक समीक्षा में नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए स्थिर मूल्यों पर हमें जो चीज़ दी गई है कृषि में वो दी गई है ग्रॉस जो है वैल्यू एडिशन जो है सकल राज्य जो मूल्यवर्धन है वो हमें दिया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। टोटल कितना था स्थिर मूल्यों पर हमारा 1.95 लाख करोड़। आपको पता है मैंने बताया था 1.95 लाख करोड़ हमारा जो स्थिर मूल्यों पर है और 3.37 लाख करोड़ हमारा किसमें है, प्रचलित मूल्यों पर है। तो यहाँ पर 1.95 लाख करोड़ में देखिए फसल से कितना आया रुपए, 85,088 करोड़ रुपए आए। ये आपको याद नहीं रखना, मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। पशुधन पे आए 90,040 करोड़ रुपए एंड वानिकी से आए 18,847 करोड़ रुपए और मत्स्य से आप देख सकते हैं इसका योगदान कितना था प्रचलित मूल्यों पर 0.37 था। वानिकी का कितना था, वानिकी का 7 पॉइंट समथिंग था और पशुधन का 46 पॉइंट समथिंग था और फसल का 45.94% था। तो आपको ये डाटा याद हो गए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 4.78% की वृद्धि हुई है। किसमें, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में। यहाँ पर बात करूँ तो 1.95 लाख करोड़
तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है 1.5, मतलब ग्रोस जो है सकल राज्य मूल्यवर्धन यहाँ पर हमें देखने को वृद्धि मिलती है। आप देख सकते हैं कि 4.78 जो है प्रतिशत, यहाँ पर कितना था 4.78, 1 मिनट है, 4.78% हमें यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली पिछले वर्ष की तुलना में, किस पर, स्थिर मूल्यों में। ठीक है, यहाँ पर मतलब ग्रोस वैल्यू एडिशन जो होती है ना, सकल राज्य मूल्यवर्धन, उस पर। आगे देखिए, तो यहाँ पर 4.78% कौन सी थी, वार्षिक थी। आगे देखिए, फसल एवं मत्स्य क्षेत्र में क्रमश जो है 1.99% और जो 0.12% की कमी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फसल का जो है कितना कमी हुआ है, कमी हुआ 1.99% कमी हुआ, मतलब जो पिछले साल की तुलना में हमें इतने रुपए कम मिले। कितने रुपए कम मिले, 1.99% कम मिले। और मत्स्य की बात करूँ तो 0.12% कम मिले। वहीं मैं बात करूँ पशुधन और वानिकी, आपको पता है कि पशुधन आजकल बहुत ज़्यादा, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें प्रसंस्करण आने की वजह से जो पशुधन उत्पाद जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड जो मार्केटिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रॉड जो प्रोडक्शन वाला होता है ना, उसमें आ गया है। क्योंकि जो नई नई टेक्नोलॉजी आने से जो प्रसंस्करण है वो आसानी से होने लगा। तो इसकी वजह से जो पशुधन उत्पाद है वो थोड़े से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर अपना जो मार्केट ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर भंडारण की सुविधा आ गई, शीत भंडारण वगैरह। तो इसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से पशुधन एक तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पर 13.37% हम देख सकते हैं कि वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। और वानिकी क्षेत्र भी आपको पता है कि ये नया नया है वानिकी क्षेत्र, तो यहाँ पर 13.07%, इसमें भी बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं। तो इनकी वजह से, नवाचारों की वजह से या नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर पशुधन और वानिकी क्षेत्रों में जो क्रमश 13.27% और 13.07% वृद्धि होने का अनुमान है। फसलों की बात करें तो यहाँ पर कमी हुई है थोड़ी सी, क्योंकि फसलों के एक तरीके से वर्षा पर निर्भर होने की वजह से हम इतना कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी हमारे जो गाँव में बात करें, यहाँ पर हम कह सकते हैं खरीफ की फसलों में हम ज़्यादा इतना पानी नहीं देते, हम वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। हमारे घर पे ट्यूबवेल है, लेकिन फिर भी हम जो है वर्षा में बोते हैं, किसमें, जब खरीफ मौसम होता है तो हम उस खरीफ की फसलों को बोते हैं वर्षा के पानी पर ही। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फसलों में जो है परंपरागत तरीके से कृषि होने की वजह से, या फिर अदर जो फैक्टर हैं उसमें जो आपको पता है किसान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़ों को, तो इसकी वजह से जो छोटे किसान होता है वो एक तरीके से ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो इनकी वजह से हमें थोड़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिलता रहता है जीडीपी में। तो फसलों की हम बात करें तो 1.99% की कमी हुई है, और मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो 0.12% की कमी हुई है। और यहाँ पर जबकि पशुधन और वानिकी क्षेत्र, मैंने बताया कि क्यों ये ग्रोथ हो रहा है, तो 13.27% की ग्रोथ हुई है पिछले साल की तुलना में पशुधन में, और वानिकी क्षेत्र में यहाँ पर 13.07% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं 1.95 लाख करोड़ था स्थिर मूल्यों पर हमारी कृषि क्षेत्र में कितने रुपए प्राप्त हुए, और 3.37 हमें प्रचलित मूल्यों पर प्राप्त हुए। आगे देखिए, कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्यवर्धन, तो यहाँ पर देख सकते हैं 85,088 किस में था, फसलों में था। 90,040 रुपये, 90,040 करोड़ जो था वो हमारा पशुधन से था। वानिकी से जो 18,847 था, और 747 करोड़ रुपए मत्स्य क्षेत्र से था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011-12 से हमें यहाँ पर स्थिर मूल्यों पे कितनी वृद्धि हुई है, तो 1.48% की यहाँ पर जो फसलों से वृद्धि हुई है, और 11.20% यहाँ पर जो है इसमें वृद्धि हुई है पशुधन में, और 2.89% यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वृद्धि हुई है, और 8.47% यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आप याद मत रखना मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है तो मत रखिए, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अगली बात करें कृषि क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार जीएसवीए, मतलब जो है कृषि क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर अब कितना रुपए आया है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि किस में जो है, एक मैं पीछे ले जाऊँ स्लाइड से, देखिए ये हमने देखा था स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर कितना था टोटल, 1.55 लाख करोड़ था रुपए, मतलब इसके 2021-22 में आए थे। फिर उस 1.55 लाख करोड़ में इन 4 सेक्टर का कितना कितना था वो हमने देखा, और इसमें कितनी ग्रोथ हुई, वार्षिक 4.78 की ग्रोथ हुई, तो वो भी हमने देखा। अब यही चीज़ें हम देखेंगे किस पर, प्रचलित मूल्यों पर देखेंगे। तो प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो देखिए, प्रचलित मूल्यों पर हमें ज़्यादा आंकड़े इसमें नहीं दिए गए। एक्चुअली मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें फसल और पशुधन, जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना वो मत्स्य वगैरह, तब हम उसको अलग से देखेंगे कि प्रचलित मूल्यों पर कितना जीएसवीए हैं अगर उस सेक्टर का। लेकिन यहाँ पर जो है केवल फसल का दिया गया है, और अभी प्रचलित जो मूल्य पर पशुधन का दिया गया है। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है। ठीक है ना। टोटल कितना था, 3.37 लाख करोड़ था। 3.37 लाख करोड़ में 4 सेक्टर आए थे, कृषि नहीं, फसल आया था, पशुधन, मत्स्य और वानिकी। यहाँ पर बात करें तो देखिए, फसल क्षेत्र पर हमें टोटल कितने रुपए प्राप्त हुए, 1.55 लाख करोड़
रुपए प्राप्त हुए, यानी अनुमानित है, मतलब कह सकते हैं प्राप्त हुए 1.55 लाख करोड़। यहाँ पर मैं बात करूँ फसलों में तो ज़्यादातर जो योगदान रहा है तो खरीफ में रहा है बाजरा का एंड मूंगफली का, मूंग का, इन तीनों का फसलों का खरीफ की फसलों में ज़्यादा योगदान रहा। और रबी में आपको पता है गेहूँ और सरसों और चना ये जिंदाबाद है, तो इन क्षेत्रों का योगदान रहा है। अब देखिए कि 2 वर्ष 2021-22 है, ठीक है ना, ये 21-22 है, 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र में से कितने प्राप्त हुए? 1.56 लाख करोड़। कितने हुए? 1.56 लाख करोड़। यहाँ पर हमने पिछले में देखा था कि प्रचलित मूल्यों पर एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको एक चीज़, ये देखिए आप। हाँ, प्रचलित मूल्यों पर हमने देखा था कि भाई हमारा जो है फसल क्षेत्र का कितना अंश था? 45.94, पशुधन का कितना था? 46.25, वानिकी का कितना था? 7.44 और मत्स्य क्षेत्र का कितना था? 0.37%। रिवाइज करने से क्या भूलोगे नहीं आप चीज़ें। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.56 लाख करोड़ रुपए आए थे पशुधन से पिछले साल में। यहाँ पर इसका कितना योगदान था? 46 पॉइंट समथिंग इसका योगदान था और 45 पॉइंट इसका समथिंग योगदान था फसलों का। और फसलों से हमें प्राप्त हुए प्रचलित मूल्य पर 1.55 लाख करोड़ रुपए और पशुधन में प्राप्त हुए 1.56 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पर बात करें राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाले आय, आपको पता है पशुधन में सबसे जो एक महत्वपूर्ण जो प्रोडक्शन है वो किसका होता है? वो दूध का होता है। तो दूध हम जो किसान हैं हम दूध वगैरह यही बेचते हैं, तो हम जो दूध वगैरह ज़्यादा पोते हैं। और अंडे वगैरह आपको पता है पोल्ट्री वगैरह कम ही होते, ज़्यादा नहीं होते। तो अंडे अजमेर जैसे सेंटर हो गया, तो ये कुछ सेंटर हैं तो वहाँ पर जो है अंडे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मतलब मुर्गियाँ वगैरह ज़्यादा मात्रा में पाली जाती है, पोल्ट्री वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ पर अंडे वगैरह इतने उत्पादित नहीं होते। मैं रह रहा हूँ, मेरे गाँव वगैरह, मेरे गाँव के आसपास गाँव में भी मैंने अंडे मतलब ऐसे मुर्गियाँ वगैरह पालते हुए लोगों को नहीं देखा। तो इस प्रकार जो अंडे थोड़े से एक संकुचित क्षेत्र में आते हैं। दूध की बात करें तो गाय भैंस बकरी ये सब लोग पालते हैं, ठीक है। राजस्थान में हर घर में आपको मिल जाएगी गाय भैंस, गांव से संबंधित हो तो दूध यहाँ पर ज़्यादा इसका योगदान होगा पशुधन में, और फिर अंडों का होगा और फिर मांस का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्लाइड शायद रह गई है, हाँ ये रही स्लाइड, देखिए प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में पशुधन उत्पादों का कितना योगदान रहा? 1 मिनट में इसको थोड़ा सा इस कलर में कर लेता हूँ। हाँ देखिए, दूध की बात करो तो 81.0%, 81.07%। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है मतलब एक तरीके से 3/4 से अधिक ये हिस्सा ले गया कौन? अकेला दूध से हमें इतना रुपये प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 1.56 लाख करोड़ में दूध का कितना हिस्सा रहा होगा। अंडों की बात करें तो अंडों का देख सकते हैं 0.66% है। और पोल्ट्री यानी जहाँ पर मुर्गियाँ वगैरह पाली जाती हैं वहाँ पर जो मुर्गियाँ वगैरह इनके चिकन वगैरह बेचा जाता है, तो ये 5.60% हमें वहाँ से जो है प्राप्त हुए आय। और अन्य की बात करें तो 12.67%। अन्य में आप देख सकते हैं कि भेड़ वगैरह उनके वगैरह बाल वगैरह बेचते हैं, तो ये ऊन वगैरह बेचते हैं, बकरियों की जो बाल होती हैं उन जट कतरई वगैरह। तो अब ऐसे अन्य हम कह सकते हैं कि जो कुछ जो आय प्राप्त होती हैं तो ये पशुधन में शामिल की जाती है। तो पशुधन को मैं रिवाइज करूँ, पशुधन का कितना अंश है जो प्रचलित जो हम कैसे प्रचलित मूल्यों पर जो जीडीपी है उसमें कितना अंश है हमारा कृषि क्षेत्र में पशुधन का? तो वो है हमारा 46, मतलब हम कह सकते हैं कि फसल से ज़्यादा है। और पशुधन की मैं बात करूँ तो वृद्धि हो रही है, लगभग 13% की वृद्धि के साथ ये ग्रोथ कर रहा है। और दूसरी मैं बात करूँ तो पशुधन में पशुधन जो उत्पाद है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान दूध का है, और दूध का कितना 81.07% है। और पिछले जो साल में हमें कितने प्राप्त हुए रुपए इस पशुधन से? वो प्राप्त हुए 1.56 लाख करोड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंडों की बात कर ली हमने 0.66%, ये आपको याद रखना है तो मत रखिए। लेकिन इसमें एक बात याद रख लेना कि पशुधन उत्पादों में दूध का योगदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर आता है पोल्ट्री सहित मांस का, और फिर अंडों का, और अन्य में आ जाता है 12% आगे देखिए पीछे चलते हैं हम। हाँ ये कुछ थोड़ा सा ये एक स्लाइड है, 1 मिनट दोस्तों, ये हम बाद में देखेंगे ये स्लाइड, ठीक है ना। अभी ये नहीं आया, अभी हम फसल वगैरह ये नहीं देख रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक हमने कर लिया दो पशुधन तक। अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान की जो भूमि उपयोग है वो कितना है, मतलब एक तरीके से जो भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान में मान लीजिए 100% भूमि है। अब 100% भूमि का कितना प्रतिशत कौन सा सेक्टर ले जा रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि भाई कौन सी बंजर भूमि है, किस पर जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, कौन सी भूमि चारागाहों के लिए छोड़ी गई है। तो ये जो आंकड़ा आया था ये 2019-20 में ये रिपोर्ट आई थी, कौन सी? भूमि उपयोग वाली। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि
से इंपॉर्टेंट है, वैसे आ भी चुकी हैं। मैंने जब प्री दिया था मेरी जो मतलब कह सकते हैं कि मेरी जो शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आया था भूमि उपयोग का 2019-20 वाली, कि भाई इसमें कितना क्षेत्र कितना था। तो ये लगता है कि वापस रिपीट भी हो सकता है कि अन्य ऑप्शन के साथ रिपीट भी हो जाए, तो आपको इसके विस्तार से भी देखना होगा, ठीक है ना। हर एक आंकड़े यहाँ पर याद रखना होगा। देखिए राज्य का कुल जो प्रतिवेदित है, ठीक है ना, ये प्रतिबंधित नहीं है, थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं गलती हो जाती है टाइपिंग करते वक्त, ये प्रतिवेदित हैं, ठीक है ना, प्रतिवेदित होता है। तो प्रतिवेदित जो क्षेत्रफल है हमारा कितना है 2019-20 का, वो है 342.90 लाख हेक्टेयर है। कितना है 342.90 लाख हेक्टेयर। आप हेक्टेयर तो समझते हैं ना, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, तो ये हेक्टेयर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है राज्य का कुल प्रतिवेदित जो क्षेत्रफल है वो है वर्ष 2019-20 में 342.90। आप इस आंकड़ा को याद रख लीजिए, 342.90, 342.90, 342.90 जो है हमारा कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है। मतलब इतना हमारा जो क्षेत्रफल है वो यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इनमें से बात करूं तो 8.08% वानिकी ले जाता है। ये ऑप्शन मेरे जो है शिफ्ट में आया था कि वानिकी का इतना प्रतिशत है, मैंने कहा भाई ये सही है, 8.08% किसका है, वानिकी का है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ये 52.58% है। तो ये आपको डाटा याद हो जाना चाहिए कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है, तो 52.58% है। मतलब 342.90 लाख जो है उस हेक्टेयर का जो 52.58% जो हमारा कौन सा है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। 52.58%, 52.58%, 52.58%। कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 342.90 लाख हेक्टेयर और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52.58%। यहाँ पर वानिकी की बात करूँ तो 8.08%, 8.08%। पहले आप इन दोनों को देख लीजिए, अन्य चालू पड़त भूमि और चालू पड़त भूमि। अन्य चालू पड़त भूमि की बात करें तो 6.25% और चालू पड़त भूमि की बात करें तो 4.54%। 4.54% चालू पड़त भूमि है और अन्य चालू पड़त भूमि की बात करें तो 6.25% है। कितनी है, अन्य चालू पड़त भूमि हमारी 6.25% है और चालू पड़त भूमि हमारी 4.54 है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52.58 है और वानिकी की बात करें तो 8.08% है। अगले देखिए बंजर भूमि कितनी है, तो 10.84% हमारी बंजर भूमि कितनी है, 10.84%, 10.84%, ठीक है ना। ये आंकड़े में आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब अन्य जो और देखी थी भूमि उपयोग आंकड़े तो उसमें अलग अलग बताया गया था, ठीक है। लेकिन आपको इस आर्थिक समीक्षा वाला याद रखना है कि इसमें जो है इतना बताया गया है कि भाई बंजर भूमि कितनी हमारी 10.84%। आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी आंकड़ों से बनेंगे। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52.58 है। बंजर भूमि की बात करूँ तो 10.84% है। अब बात करूँ अन्य चालू पड़त भूमि की तो वो है 6.25 और 4.54% है हमारे चालू पड़त भूमि। आपको याद हो गए होंगे अब तक, वापस रिवाइज कीजिए। वानिकी 8.08%, बंजर 10.84, अन्य चालू पड़त भूमि 6.25, चालू पड़त भूमि 4.54, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है 52.58%। जो वृक्षों के झुंड तथा बाग, ये आपको पता ही है कम है हमारा राजस्थान। बाग बगीचे कहाँ है यार इतने, राजस्थान देखने को मिलता है जयपुर वगैरह सिटियों में हमें देखने को मिलता है, गाँव में तो भाई हमने बाग वगैरह नहीं देखे, हमने केवल खेतों में ही बाग देखे छोटे छोटे, ठीक है ना। तो वृक्षों के झुंड और बाग कितने हमारे 0.08%, कितना 0.08%। स्थायी चारागाह की बात करूँ तो अन्य या फिर अन्य गोचर भूमि जो मतलब गायों वगैरह इनके लिए चरने के लिए काम आती है, जैसे बीड़ वगैरह होती हैं, तो बीड़ों वगैरह हमारे बीड़ों किया करा, ठीक है ना। तो ये स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर जो भूमि होती है गायों के लिए या फिर भैंसों के लिए जो चराने के लिए होती है वो कितनी है 4.86%। वो थोड़ी आपको पता है ज़्यादा ही होती है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में हम हमारे गांव में या फिर कांकड़ वगैरह आपने देखी होगी गांव से संबंधित है, तो ये गायों के लिए या फिर जो है भैंसों के लिए छोड़ दी जाती है कि चरने के लिए। तो स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि कितनी है 4.86%। और उसर तथा कृषि योग्य भूमि की बात करूँ तो ये 6.92% है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। उसर तथा कृषि योग्य भूमि कितनी है 6.92%। और 6 से संबंधित मतलब एक रिलेटेड था कौन सा, अन्य चालू पड़त भूमि जो कितनी थी 6.25 और ये है 6.92%। कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपयोग की बात करो तो यहाँ पर 5.85% है। अब आप आंकड़ों को आप एक साथ दोहरा लीजिए। अगली स्लाइड में देखिए, इस क्षेत्र में हम दोहराएंगे। देखिए कितना था कुल टोटल हमारा क्षेत्रफल, मतलब कह सकते हैं कितना हेक्टेयर था कुल प्रतिवेदित, तो यह था 342.90, कितना था 342.90
90 2019-20 के भूमि उपयोग में आंकड़ों में कितना था 342.90। अगर इसमें मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसका है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी जो 52.58% ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, ये किस रैंक पर आया, ये फर्स्ट रैंक पर आया। अगली बात करूँ तो 10.84 देखने को मिलता है, ये कौन सी हमारी बंजर भूमि है, तो सेकंड पर है हमारी बंजर भूमि, कौन सी है, सेकंड पर है हमारी बंजर भूमि। फिर हमारा तीसरा स्थान आता है वानिकी का, कितना है 8.08%। फिर जो स्थान आता है 6.92 का है, मतलब किसका, उष्ण तथा कृषि योग्य भूमि, तो 6.92% इसका स्थान आया है चौथा। इसका कितना आया था, तीसरा। अगली बात करूँ तो 6.25 किसका है, 6.25 है अन्य चालू पड़त भूमि का, तो ये इसका स्थान है पांचवा। अगली बात करें तो अगला कौन सा आएगा, अगला हमारा आएगा 5.85%। 5.85% क्या होगा, 5.85% हमारा जो 5.85 जो प्रतिशत है वो हमारे क्या होगा, कृषि के अतिरिक्त अन्य जो है उपयोग भूमि जो होती हैं वो आएगी। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि यहाँ पर रही, तो 5.85% यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पर कलर थोड़ा सा अलग था ना, इसकी वजह से कंफ्यूज हो गया। तो कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि के अंतर्गत 5.85%, तो ये किस स्थान पर आएगी, ये छठे स्थान पर आएगी। अगली बात करें तो अगला स्थान आएगा 4.86 का, यानी स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि का, तो 4.86 का जो आया स्थान सातवां स्थान आया। अगला स्थान आएगा 4.54% का, मतलब चालू पड़त भूमि का, तो ये चालू पड़त भूमि का आएगा, और 0.08% ये लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार एक तरीके से हमारी ये भूमि उपयोग है जो 2019-20 में आंकड़े जारी हुए थे, उनके आधार पर हमारी कुल भूमि उपयोग इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट किसका है, 52.58% के साथ शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान की जो प्रचलित जोत धारक कितनी संख्या है, मतलब एक तरीके से कितने लोगों के पास कुल कितनी हम कह सकते हैं कितनी हेक्टेयर भूमि है, उसके आधार पर हमने विभाजन किया गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो परिचालित कुल भूमि जोतों की संख्या की बात करूं तो 76.55 लाख है। कुल जोतें कितनी है हमारी राजस्थान भूमि जोतें, वो है 76.55 लाख प्रतिशत है, नहीं 76.55 लाख है, ठीक है ना, प्रतिशत नहीं आएगा, 76.55 लाख। ये क्यों वो नहीं, ये भूमि जोतों की संख्या, एक तरीके से हम कह सकते हैं भूमि होल्डर वाले लोग हैं जिनके पास ये भूमि है, मतलब उनकी संख्या है। तो 76.55 लाख जो है परिचालित भूमि जोतों की संख्या है 2015-16 के अनुसार। 2015-16 में आपको पता है कि कृषि गणना हुई थी, तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि 76.55 लाख हमारे भूमि जोतों की संख्या है। जबकि वर्ष 2011-12 में यह संख्या कितनी थी, 68.88 लाख थी। अब यहाँ पर आप डिफरेंस इसलिए देख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारे राजस्थान में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे भारतीय समाज में, जब मतलब पिताजी बनता है कोई, और फिर पिताजी बनता है तो उसके बच्चे होते हैं, फिर जो आगे उसके जो पिताजी की जो ज़मीन है उसका बंटवारा होता है अपने बच्चों में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पहले मान लीजिए 10 बीघा एक व्यक्ति के पास ज़मीन थी, उसके जो 2 पुत्र हुए, तो उन 2 पुत्रों में उसने ज़मीन को बांटी, 5-5 बीघा आई। तो फिर जो उन 5 बीघा वाले जो पुत्र था, ये मान लीजिए उसके 2 पुत्र हुए, तो 5 बीघा को फिर उसने 2 भागों में बांटा, 2.5 बीघा में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि लोगों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन क्षेत्रफल यहाँ पर कम है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2010-11 में यह संख्या कम इसलिए थी क्योंकि जो है लोग मतलब वहाँ पर कम थे, और लोग कम थे तो उनके पास जो है हम कह सकते हैं कि एक आदमी के पास ज़्यादा ज़मीन थी। लेकिन फिर जो है बंटवारा होने की वजह से हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान में या भारतीय समाज में जो संयुक्त परिवार हैं उसकी मतलब हम कह सकते हैं कि परिचालना है, तो इसकी वजह से जो संयुक्त परिवार का जब विघटन होता है तो भूमि जोतों की संख्या में बढ़ती है। मतलब आपको पता है कि फिर जो है जिम्मेदारी वाले लोग ज़्यादा आते हैं, तो इनकी वजह से ज़मीन वगैरह का इनका बंटवारा होता है, तो फिर जो भूमि वगैरह ये इसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है ज़मीन की, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आंकड़ों में जो है ज़्यादा व्यक्ति आ जाता है। तो 76.55 लाख जो है भूमि जोतों की संख्या है, और 2010-11 में ये संख्या कितनी थी, 68.88 लाख थी। कितनी थी, 68.88 लाख थी। तो ये जो है भूमि जोतों की संख्या में हुई, लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो इससे कम होगा क्षेत्रफल क्यों होगा, आपको पता है कि ज़मीन नहीं बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो लोग बढ़ रहे हैं तो इस प्रकार भूमि जोतों की संख्या बढ़ रही है, और जमीन नहीं बढ़ रही है तो इसकी वजह से जो है भूमि जोतों को जो क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है। भूमि जोतों की संख्या में जो वृद्धि आप देख सकते हैं 11.14% की वृद्धि हुई है। तो आपको तीनों आंकड़े यहाँ पर याद रखने, और परी में तो ये पूछ भी लिए गए, ठीक है ना, ये वापस रिपीट भी हो सकते हैं। तो 76.55 लाख परिचालित भूमि की जोतों की संख्या है, और 68.88 2010-11 में थी, और 2015-16 में 76.55% है, नहीं 76.55 लाख है। और भूमि जोतों की संख्या में जो वृद्धि हुई है 11.14% की
की वृद्धि हुई। अब हम देखते हैं कि जो 76.55 लाख हैं इनमें किसका कितना योगदान है। तो हम कहेंगे भाई 5 प्रकार के किसान होते हैं। किसके आधार पर? भूमि, उनके पास कितनी भूमि है इसके आधार पर। सीमांत कृषक की बात करें तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी तो उसको हम सीमांत कृषक कहेंगे, और जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर होगी उसको लघु कृषक कहेंगे, और जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर होगी उसको हम अर्ध मध्यम कहेंगे, और 4 से 10 होगी उसको मध्यम कहेंगे, और 10 से अधिक होगी उसको हम बड़े आकार वाले हम कह सकते हैं कि भाई बड़ा किसान है, तो वृद्ध किसान हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। तो इस प्रकार 5 तरह के कृषक हैं। अब इन 5 तरह के कृषकों में ये जो 76.55 है ये बंटा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सीमांत कृषकों की संख्या ज़्यादा। आप जानते हैं कि जो एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले हमारे राजस्थान में या फिर हम कह सकते हैं भारत में ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सीमांत जो छोटे किसान हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो सीमांत किसान जैसे कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो इनका जो योगदान है कितना 40.12% ये लोग हैं 76.55 में से, और 21.90% जो है लघु कृषक है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है, और फिर 2 से 4 हेक्टेयर वाले कितने 18.50% है, और फिर 4 से 10 वाले जो हैं 14.79% है। और फिर वर्ध की बात करें तो ये कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपको पता है कि 10 हेक्टेयर से ज़मीन किसके पास, गाँव में शायद 2-3 ही मिलेंगे आपको जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, या फिर 2-3 नहीं तो 4-5 मिल जाएंगे अगर अच्छा खासा गाँव है, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ के किसान जो हैं कुछ ज़्यादा अमीर हैं तो वह उनके पास ज़मीन ज़्यादा होगी, वो ज़मीन ले लेंगे अगर दूसरी। तो इस प्रकार वो जो लोग हैं कम हैं। वृद्ध कृषक की बात करें तो ये 4.69% है। मध्यम की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है 14.79%, और अर्ध मध्यम की बात करें वो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा 18.50, और लघु कृषक ये ज़्यादा होंगे 21.90, और फिर जो है नंबर 1 पर आ जाएंगे छोटे किसान, हम जैसे किसान सीमांत कृषक आ जाएंगे। अगला देखिए, वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? 211.36 लाख हेक्टेयर था, जो कि वर्ष 2015-16 में घटकर कितना हो गया? 208.73 हो गया। मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल घटेगा, लोगों की संख्या बढ़ेगी। क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि क्षेत्रफल मतलब लोग बढ़ेंगे तो उनके पास जो है जमीन कम ही होगी ना। अब मान लीजिए ये एक जो मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन है। अब 10 बीघा पर पहले एक हमारे जो दादाजी थे उनके पास ये 10 बीघा ज़मीन हुई, फिर उनके 2 पुत्र हुए। अब वो आपको पता है कि 10 बीघा किस में बन जाएगी? 5-5, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर अपनी ढाणी बना लेगा और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर अपनी ढाणी बना लेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल तो वही है, लेकिन क्या हुआ? भूमि जोतों वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई। तो पहले यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर 2 होंगे, और ज़मीन भी बंट गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल कितना हो गया? 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया, और पहले कितना क्षेत्रफल था? 211.36 लाख हेक्टेयर था। और यहाँ पर मैं बात करूँ जोतों की संख्या तो 76.55 लाख है, और 2010-11 में 68.88 लाख थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है? 211.36 लाख हेक्टेयर, और वर्ष 2015-16 में यह घटकर कितना हो गया? 208.73, और इसमें जो कुल कमी हुई है वो 1.24% की कमी हुई है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितनी किस्में जो है वृद्धि हुई हैं। अब आपको पता है कि सीमांत कृषकों की जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस प्रकार उनके जो क्षेत्रफल उनमें भी वृद्धि होगी। अब आपको पता है कि वृद्ध किसान उनके जो है हम कह सकते हैं कि उनके जो है उनकी संख्या कम हो रही, तो उनके पास क्षेत्रफल जो होगा वो जो है उनके मुकाबले कम हो जाए। किसके मुकाबले? जो सीमांत किसान है उनके मुकाबले इनके पास क्षेत्रफल कम हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूँ, ऐसा आप मत सोचिए कि किसान के पास जो है भूमि, एक किसान के पास ज़्यादा भूमि अधिक होगी और 10 किसानों के पास उस वर्ध जो किसान है उसके बराबर होगी। तो इस प्रकार क्षेत्र में बात करूँ तो सीमांत किसानों का ज़्यादा होगा। इसमें जो वृद्धि हो रही है क्योंकि सीमांत किसान बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सीमांत किसान बढ़ रहे हैं, और उनके बात करें तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है। क्यों? सीमांत किसान जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं उनको जो ज़मीनें मिल रही है जिनकी वजह से क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। तो सीमांत किसान की बात करें तो 19.79% की वृद्धि हुई, और लघु किसान की बात करें तो 10.50% की वृद्धि हुई। अर्ध मध्यम की बात करें तो 5.67 की वृद्धि हुई, और मध्यम की बात करो 0.07 की कमी हुई। क्यों कमी हुई? क्योंकि आपको पता है कि जो है सीमांत किसानों की ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनके पास जो है उनका क्षेत्रफल आने की वजह से, मतलब भूमि जोतों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हो जाने की वजह से जो वर्ध किसान जो है उनके पास अब क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। क्योंकि जो वर्ध किसान है उनके भी आपको पता है कि उनकी जो ज़मीन है उसमें भी अब बंटवारा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो व्यक्ति ज़्यादा अमीर है वो ठेठ आगे तक जो अमीर रहेगा, नहीं, उसके जो बच्चों में फिर बंटवारा होगा, तो फिर ऑटोमेटिक ये तो क्षेत्रफल कम हो गई। तो यहाँ पर जो 13.20% की यहाँ पर वर्ध किसान की कमी हुई है, और 0.07% की यहाँ पर मध्यम किसानों में कमी हुई है। लेकिन
लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि वृद्धि हुई है। क्यों वृद्धि हुई है? क्योंकि जिसके पास जो लघु किसान था, जिसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन थी, लेकिन वो अब क्या बन गया? सीमांत किसान बन गया। तो इस प्रकार क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई, क्योंकि लघु किसान वाली जो ज़मीन है अब सीमांत में आ गई है और जो व्यक्ति था वो भी सीमांत में आ गए हैं। तो इस प्रकार ये जो वर्ध किसान से इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार उल्टा यहाँ पर छननी हो रही है, मतलब वर्ध से मध्यम आ रहा है, मध्यम से अर्ध में आ रहा है, अर्ध से लघु में आ रहा है, लघु से सीमांत में आ रहा है। तो इस प्रकार आप इनमें देख सकते हो कि क्या हमारी स्थिति है। तो अगर मैं ब्रीफ में समझाऊँ आपको, तो यहाँ पर 2015-16 में हमारा कुल परिचालित भूमि जोतों की संख्या थी 76.55 लाख और वर्ष 2010-11 में थी 68.88 और इसमें वृद्धि हुई 11.14% की। सीमांत कृषकों में बात करूँ तो 40.12% इनका प्रतिशत है, मतलब इनका योगदान है उस 76.55 में। और लघु कृषि की बात करूँ तो 21.90 और फिर 18 आता है अर्ध मध्यम का, फिर आता 14.79 मध्यम का और फिर वर्ध का आता है 4.69%। आगे हमने देखा था कि किस प्रकार जो है 211.36 लाख हेक्टेयर कुल जोतों का क्षेत्रफल था 2010-11 में और 2015-16 में क्षेत्रफल था 208.73 और कुल कमी हुई है 1.24 और सीमांतों में जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छननी हो रही है वर्ध से मध्यम, मध्यम से अर्ध, अर्ध से लघु, लघु से सीमांत। ठीक है, अभी हमने ये भी देख लिया। अगला हमारा औसत आकार की हम बताएं कि औसत आकार क्या रह रहा है हमारा। तो वर्ष 2010-11 में एक व्यक्ति, मतलब हम कह सकते हैं औसत जो आकार था, मतलब राजस्थान में जितने भी जो व्यक्ति हैं एक व्यक्ति के पास हम कह सकते हैं कि 3.07 हेक्टेयर होगी जमीन 2010-11 में। लेकिन वही मैं बात करूँ अब जो वर्तमान में कितनी है 2.73 लाख है, नहीं 2.73 हेक्टेयर है। मतलब वर्ष 2015-16 में जो औसत आकार है जोत का वो कितना है 2.73 हेक्टेयर है। मतलब हम बात करें तो हर एक व्यक्ति के पास इतनी जमीन होगी, मतलब ऐसा मान के चले ये औसत होता है। औसत आप समझते हो ना, कि मान लीजिए भाई ये जो है ये औसत है, तो 2.73 जो हेक्टेयर है वो औसत है वर्ष 2015-16 में और 3.07 हेक्टेयर जो थी 2010-11 में औसत थी। अगला देखिए कमी की बात करें तो हमारी कमी कितनी हुई है 11.07% की। आप देख सकते हैं 3.07 से कितनी कमी हुई है 2.73 की। क्यों? क्योंकि भूमि जोतों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, जमीन नहीं बढ़ रही है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि औसत भी घटेगा। तो 3.07 हेक्टेयर पहले था और अब कितना हो गया 2.73 हेक्टेयर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए महिला प्रचालित जोत धारक। अब हम बात करें कि भाई राजस्थान में जो महिला है, महिला कृषक जो है कितनी आगे आ रही हैं, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर पॉजिटिविटी है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और जो महिला है उसको बहुत तरीके से हम कह सकते हैं कि बढ़ावा मिल रहा है हमारी कृषि में। तो महिला जो है बहुत आगे आ रही हैं। तो वर्ष 2010-11 महिला प्रचालित जोत धारकों की संख्या थी 5.46, वहीं जो है 2015-16 में हो गए 7.75। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि कितनी हुई देख सकते हैं 41.94% की वृद्धि हुई, लगभग 42% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो 5.46 से 7.75 यहाँ पर वृद्धि हुई है 41.94%। तो पहले कितनी थी 5.46 महिलाएं थी जिसके पास जोत थी और 7.75 थी जो है 2015-16 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वृद्धि हुई है 41.94% की। क्षेत्रफल की बात करूँ तो वही कंडीशन रहेगी कि 13.30 लाख हेक्टेयर जो है पहले क्षेत्रफल था। अब आपको पता है कि जो महिला है इनके नाम पर जो जमीन ज़्यादा रजिस्ट्री वगैरह होती है या फिर हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तो इसकी वजह से इनके जो नाम है जमीन वगैरह जो ज़्यादा हम रजिस्ट्री वगैरह होने से 16.55 लाख हेक्टेयर यहाँ पर क्षेत्रफल में हम देख सकते हैं कि बढ़ोतरी होती है 24.44% की। तो ये थी महिला प्रचालित जोत धारकों के जो आंकड़ा में हमें याद ये रखना है कि 2010-11 में 5.46 लाख थी और जो 2015-16 में बात करें तो 7.75 लाख हो गई है। और वृद्धि की बात करें तो 41.94% की वृद्धि हुई संख्या में। और क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर वृद्धि हुई है 24.44 की। और जो कितना क्षेत्रफल जो था 2010-11 वो था 13.30 लाख हेक्टेयर और जो 2015-16 में हो गया है 16.55 लाख हेक्टेयर। ये जो है ये हम देखेंगे कल। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास थी और इसकी जो है साथ में एक बार हम रिवीजन कर लेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।